हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप अपने हिंदी के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसी पढ़ाई को एक लेवल ऊपर लेकर के जाने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे फुल सिलेबस रिवीजन। हिंदी का जितना भी सिलेबस है ना, इस वीडियो के अंदर। और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी जहां पे कि आपका पूरा हिंदी का एक बार में रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, इसके अंदर आपके पास में नोट्स भी हैं और नोट्स के साथ में आपके पास में क्वेश्चंस भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका अच्छे तरीके से हिंदी का रिवीजन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाक्य की। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य हमारे पास में तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहले जो आता है वो आता है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य है एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है। इसमें कोई उपवाक्य नहीं जुड़ता है। मतलब सिंपल सा ये है कि जो हम लोग एक नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं जिसके अंदर की कोई भी और वगैरह नहीं होता, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास में सरल वाक्य। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर दिया गया है कि कछुए ने खरगोश को हराया। तो सिंपल है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया। फिर सेकंड है कि नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। कि नौकर था, नौकर ने काम किया और वो समय के ऊपर पूरा कर लिया। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सिंपल सा रिलेशन है कर्ता के बीच में और जो क्रिया है उसके बीच में, कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है संयुक्त वाक्य। अब देखिए, संयुक्त वाक्य मतलब जैसे कि इंग्लिश के अंदर हम लोग एंड और ये सब जो वर्ड्स यूज में लेते हैं, वैसे अगर हम लोग हिंदी में यूज में लेते हैं तो वहां पे हो जाता है संयुक्त वाक्य। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़ जाते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। मतलब सिंपल से ये कि दो वाक्य हैं, उनको हम लोग अगर मिला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहली इसकी विशेषता यहां पे होती है कि संयुक्त वाक्य में उपवाक्य उपास में योजक में देखो कौन से वर्ड्स को यूज में लिया जाता है, ये याद रखना। या, वा, या फिर अथवा, इसीलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से जोड़ा जाता है। ये वर्ड आपको याद रखने। कौन से वर्ड आपको इसमें देखने को मिलेंगे? अथवा, इसीलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, कथा, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर ये वर्ड आपको दिख रहे हैं तो सीधा आंख बंद करके आपको संयुक्त वाक्य बोल देना है। फिर इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट है जो कि है कि इसमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। मतलब कि सिंपल सा स्वतंत्र अर्थ होता है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। फिर सेकंड आता है कि इसमें प्रयुक्त उपवाक्य सामान्य स्तर के होते हैं। मतलब कि इक्वल लेवल का होता है, ये नहीं होता कि ये वाला ऊपर है ये वाला नीचे है। तो देखो, अब इसका एग्जांपल यहां पर यह है कि आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा देखने जाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दो चीजों को हम लोग एक साथ मिला रहे हैं। किस वर्ड से? या वर्ड से हम लोग इसे मिला रहे हैं। फिर इसी तरीके से इसका अगला एग्जांपल है। अगले एग्जांपल के अंदर है कि मरीज फल खा लेंगे अथवा खिचड़ी से काम चला लेंगे। अथवा क्या है कि इन दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है और इनमें ऐसा नहीं है कि एक वर्ड सुपीरियर है या फिर एक वर्ड लोअर है। देन फिर इस मतलब कि एक सेंटेंस, सॉरी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य ध्यान से सुनिएगा। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, परंतु देखो, एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होंगे लेकिन परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य होगा तो दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, तो उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहेंगे। भैया इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल बारिश होगी तो मैं आऊंगा। मतलब कि क्या हुआ कि अगर होगी मतलब कि ये प्रधान हो गया और दूसरा है इसके ऊपर है आश्रित, कि मतलब कि इसके होने से दूसरा वाक्य होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य। जिसके अंदर की दो वाक्य होते हैं, एक के होने से दूसरा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। अब जैसे कि इसके अंदर यहां पे जो नेक्स्ट है कि मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है। कि मतलब कि कौन सा आप बोल सकते हो कि कौन सा सुपीरियर होगा या फिर कौन सा लोअर होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रधान उपवाक्य क्या है। फिर से और इसके बाद वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान से देखो, इसमें कहा गया है कि मिश्र वाक्य व्यधिकरण योजक। अब व्यधिकरण योजक क्या होता है? जैसे कि जैसे वैसे हो गया, जो सो हो गया, जिसकी उसकी हो गया, जहां वहां हो गया, जब तब हो गया, जैसी वैसी हो गया, आदि तो हो गया, जब तब हो गया। अगर ये ऐसे वर्ड्स आपको दिख
रहे हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास में मिश्र वाक्य हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है कि मां ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। मां ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। समझ रहे हो मेरी बात कि मां ने कहा था, क्या कहा था कि शाम को जल्दी आ जाना। फिर सेकंड आता है कि जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। जब मैं घर पे पहुंचा तो वर्षा शुरू हो गई थी। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगा करके देखो, आपको ये सारे के सारे आएंगे। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि बादल घिर गए और वर्षा होने लगी। क्या हुआ? बादल घिर गए और वर्षा होने लगी। तो यहां पर आप लोग अभी मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। चलो ए बी सी डी में बता दो। ए बी सी डी, क को ए, बी को बी और सी डी, जिसमें से क्या आंसर होगा बहुत ही ध्यान से सुनो। ये बादल घिर गए और उसके बाद में क्या है? वर्षा होने लगी। याद करो कि दो सेंटेंस अलग अलग है और ये जुड़ रहे हैं, तो ये जुड़ किससे रहे? ये रहे और शब्द से। और शब्द जहां पर होता है वहां पे क्या होता है? वो होता है हमारे पास में संयुक्त वाक्य। इसीलिए इसका ग ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य छांटे। मिश्र वाक्य आपको बताना होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे? मिश्र वाक्य के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है? हमारी कंडीशन ये होती है कि एक जो है उसके ऊपर दूसरा डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि अलग अलग वाक्य होने चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक उसके अंदर आश्रित होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले अवीन आई और पढ़ने बैठ गई, मतलब कि अवीन आई और पढ़ने के लिए बैठ गई। तो यहां पर एक शब्द हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है और क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया संयुक्त वाक्य। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है यहां पे कि दूध पीकर सो गए। बच्चे दूध पी करके सो गए। तो ये तो सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है, ना कोई दो सेंटेंस है, सिंपल है, तो ये सरल वाक्य हो गया। फिर इसके बाद में कि अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, कि अध्यापक के सामने सभी लोग शांत रहते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक सिंपल है, इसके अंदर ना कोई अलग से क्रिया है, ना कोई इसके अंदर दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। फिर इसके बाद में अगला जो आता है, अगले के अंदर कहा गया है जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, कि जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो इसीलिए भैया घ एकदम से सही है, क्योंकि इसके अंदर दो सेंटेंस है अलग अलग हैं कि जो झूठ बोलते हैं, मतलब कि जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, कि एक जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो तुम्हें ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है कि आनंद 4 दिन गांव में रहा और वह सबका प्रिय हो गया। एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको कहा गया कि इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतर कीजिए, कि आपको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है कि दो वाक्यों को हम लोग किसी एक जो संयोजक शब्द है उससे हम लोग उसको रिलेट कर दें। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है कि आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो शब्द है वो है और से क्या हो रहा है कि दोनों सेंटेंस जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एकदम से करेक्ट हो जाएगा, का ऑप्शन इसका एकदम से सही हो गया। फिर इसके बाद में आता है इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि वह पुस्तक कहां है जो कल खरीदी थी। वह पुस्तक कहां है जो कल खरीदी थी। तो यहां पर अलग अलग है ना, कि सबसे पहले एक है यहां पर प्रधान और दूसरा है यहां पे उपवाक्य। तो यहां पर इसमें बोला गया है कि रेखांकित उपवाक्य का भेद बताए, कि इसका भेद क्या होगा। तो इसका भेद क्या है कि यहां पर इसमें ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है कि जो कल खरीदी थी। तो यहां पर बेसिकली कहा गया है क्रिया के बारे में बात करी गई। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है कि जो कल खरीदी थी ना उसके बारे में बताओ। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में सरल वाक्य, कि इनमें से सरल वाक्य कौन सा है? यार ये तो तुम लोग ही बताओगे। जल्दी से इसका कमेंट करो कि भैया 5th वाले का आंसर क्या है? ए है, बी है, या फिर सी है, या फिर डी है। देखो पढ़ो और एकदम से इसका आंसर आना चाहिए और इसमें गलती नहीं करनी है तुम्हें। देखो अब मैं बताता हूं, मतलब करो पहले उसके बाद में मैं बताता हूं। तो देखो इसमें कहा गया कि जैसी वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। क्या हुआ? जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लग गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो क्या हो गया? ये हो गया मिश्र वाक्य। दूसरा है कि वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। वर्षा हुई और मोर नाचने लग गए, तो दो अलग अलग सेंटेंस इनको जोड़ा गया। फिर इसके बाद में है कि वर्षा होते ही मोर नाचने लग गए। ये एकदम से सही स्टेटमेंट है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ग ऑप्शन, एकदम से सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट है। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर है वो है हमारा वाच्य। अब देखिए वाच्य 3 तरीके के होते हैं, एक होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य।
अब इसके बाद में जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में करत वाच्य। तो देखिए करत वाच्य क्या होता है, करत वाच्य वो होता है जिस वाच्य में कर्ता में प्रमुखता होती है, कि कर्ता में प्रमुखता होती है अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब करत वाच्य होता है। मतलब सिंपल सा ये है, करत में याद रखो कर्ता। अब कर्ता के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट करेगा कि कर्ता का लिंग क्या है, कर्ता का वचन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी क्रिया। तो ये समझ के बहुत ही सिंपल है कि कर्ता के ऊपर अगर कोई डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है, तो वहां पे हो जाएगा कर्ता वाचक। अब जैसे कि यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए हमें दिया गया, मतलब कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कर्ता के अपने सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ एक भिन्न रूप का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सिंपल से इसको हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि जो करता है वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, या फिर एक सकारात्मक वाक्य है, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है कि मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं फ्रेंच पढ़ और लिख सकता हूं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यह कलाकार फिल्म गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। कि यह जो कलाकार है ना, आप इसको देख रहे हो, ये जो स्टूडेंट है ये एक ही सब्जेक्ट में नहीं सभी स्टूडेंट में बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये क्या होता है, ये होता है करत वाच्य। अब इसके बाद में आता है सेकंड, जो कि है हमारे पास में कर्म वाच्य। अब देखो इसके नाम से ही क्लियर है, इसके नाम से क्लियर है कि इसके अंदर क्या होगा कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, यहां पर कर्म की प्रधानता होगी, कर्ता के अंदर कर्म की, मतलब कि कर्ता की प्रधानता होती है, यहां पर कर्म की प्रधानता होगी तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां हम लोग कर्म वाच्य होता है। मतलब सिंपल सा है कि जहां पर एक आपको याद रखना है कि कर्म की यहां पर प्रधानता होती है। इसके एक ट्रिक बताऊं जिससे कि आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां पे याद रखना कि कर्म वाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया जा का रूप होता है, जैसे कि पढ़ा जाता है, जैसे कि पढ़ते हैं, जैसे कि जाते हैं। तो ऐसे अगर क्रियाएं हैं तो वहां पर जा का रूप जो होता है वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कर्म वाच्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर कि दादाजी अखबार पढ़ते हैं और उसी के साथ में पुजारी पूजा करता है। अगर ऐसी क्रियाएं हैं तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये होगा कर्म वाच्य। और फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है भाववाच्य। भाववाच्य को थोड़ा ध्यान से समझना, जो आपकी फीलिंग्स होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आपकी और मेरी फीलिंग बताऊं कहां से, यहां से, ठीक है, इधर ही है ना, हाँ लेफ्ट से मेरे दिल से दिल जुड़ा हुआ है हम लोगों का, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग समझ भी पा रहे हो। अब इसके बाद में आता है भाववाच्य। अब देखिए भाववाच्य को ध्यान से समझो, भाववाच्य की फीलिंग लो। फीलिंग क्या है कि इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है। मतलब कहने का यह है कि यहां पर क्रिया की प्रधानता होगी, कर्ता और कर्म नहीं होंगे, यहां पर जो फीलिंग है उसको ज्यादा इमोशन दिया जाएगा। जैसे कि बेसिकली ये जो होता है ये होता है, मतलब कि इस वाक्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं, जिनके अंदर की नहीं वाले होते हैं वो ज्यादातर वाक्य इसी में ही होते हैं। एंड भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है, भाववाच्य में सिर्फ। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास में कि मरीज से उठा नहीं जाता। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से भावना आएगी ना, मरीज से उठा नहीं जाता। और उसी के साथ में पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, बच्चों से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, ये समझ रहे हो मेरी बात। तो जिसके अंदर की ज्यादा ही हम लोग ऐसे कर दे कि नहीं किया जाता, तो वो जो होता है यहां पे होता है हमारे पास में भाववाच्य। अब जैसे कि सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। इसमें कहा गया कि पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, कि भैया पर्यटक जो हैं वो हमारी तीर्थ यात्रा करेंगे। तो अब ध्यान से देखो कि की जाएगी, क्रिया देखो कि की जाएगी, तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी क्रिया है उसको देख करके हमने पता लगा लिया कि ये कैसा होगा, ये होगा कर्म वाच्य। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर देंगे, वो देंगे ग ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हालदार साहब ने पान खाया। क्या किया, हालदार साहब ने पान खाया। अब हमसे कहा गया कि उपयुक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो यहां पर क्या होगा कि हमें कर्म को ज्यादा प्रधानता देनी है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया होनी चाहिए। तो जब आप इसमें पढ़ोगे, सबसे पहले कहा गया है कि हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है।
गलत है भाई, एकदम ही गलत है, इतना भी कोई गलत होता है। फिर सेकंड है कि हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता, भैया हमें भावनात्मक में मतलब कि भाववाच्य में थोड़ी करना है। फिर सेकंड आता है कि हालदार साहब पान खा रहे हैं, ना 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 ये भी गलत है। अब इसके बाद में जो है ये वाला सही स्टेटमेंट है वो ये है कि हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। यहां पर ध्यान से देखो, कर्म है उससे फीलिंग आ रही है ना कि हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, मतलब कि पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। उपयुक्त वाक्य को आप भाववाच्य में करो, कि भाव के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, फीलिंग लानी है इसके अंदर, फीलिंग। तो अब फीलिंग कैसे आएगी इसके अंदर? फीलिंग जो लाने के लिए क्या करना होगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फीलिंग आ जाएगी। इसमें आएगा कि पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, वो फीलिंग नहीं आ रही ना, उड़ सके। यहां पर इसके अंदर फीलिंग आएगी कि पक्षी से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, कि मतलब एक आप है ना उसको लाचार दिखाओ कि ऐसा नहीं किया गया, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो ये जो होता है ये होते हैं एकदम से करेक्ट, इसीलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट होने वाला है कि पक्षी से बाग छोड़कर नहीं गया गया, मतलब कि नहीं उड़ा गया। और अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से करत वाच्य वाला वाक्य छांटिए, कि आपको करत वाच्य वाला वाक्य छांटना है। तो यहां पर इसमें सबसे पहले कहा गया है कि छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, कि मतलब छात्र थे उन्होंने सभी का स्वागत किया। तो यहां पर ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आपने ध्यान से देखो इसकी कर्ता है और क्रिया का बीच में रिलेशन नहीं हो रहा है। फिर दूसरा है यहां पर बोला गया कि छात्राओं ने सभी का स्वागत करवाया गया, मतलब कि छात्राओं से सभी का स्वागत करवाया गया। तो ये उधर की तरफ जा रहे कर्म वाच्य की तरफ, यहां पे नहीं है, ये भी गलत है। लेकिन जो अगला स्टेटमेंट है जो कि छात्राओं ने सभी का स्वागत किया, क्या किया? छात्राओं ने सभी का स्वागत किया। तो इसलिए यहां पर जो सही क्वेश्चन हो जाएगा और जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब ग ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है, कि कौन सा भाववाच्य का एकदम से करेक्ट हमारे पास में स्टेटमेंट रहेगा। तो देखो आपको यहां पर भाववाच्य से रिलेटेड पूछा गया है, तो एकदम से आपको जिसमें एक पढ़ते फीलिंग आ जाए ना वो सही हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर ये आप फीलिंग से करोगे ना तो फीलिंग से आप इन क्वेश्चंस को, भावनात्मक वाले हैं इनको कर सकते हो। तो इसमें कहा है कि आओ वहां बैठ जाओ, फिर इसके बाद में अगला है कि आओ वहां बैठ जाएं, मतलब कि एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर कि आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि आओ वहां बैठ जाएं, तो इसके अंदर हम लोग इसे बोलते हैं, ये जो इसके लिए ख ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में पद परिचय। अब देखिए पद परिचय जो है इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इनसे रिलेटेड ही आएगा। ये जो 8 पॉइंट है ये आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले अगर संज्ञा में आता है तो संज्ञा के अंदर उसके तीनों भेद, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक क्रिया के साथ में क्या संबंध है ये आपको देखना है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर आता है सर्वनाम, सर्वनाम के आपको भेद बताने हैं, पुरुष बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक और क्रिया के साथ में क्या संबंध है। और फिर इसके बाद में अगला आता है विशेषण। विशेषण के अंदर आप बात विशेषता की याद रखेंगे कि विशेषण का भेद कौन सा है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है और उसका विशेष्य क्या है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा क्रिया, क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष। आपको सिंपल सा कुछ भी याद नहीं रखना। फिर चाहे से देखो मैं बताता हूं आपको, ये सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कितना सारा भैया कैसे याद रखेंगे। देखो अगर कुछ भी हो, एक तो उसके भेद, अगर संज्ञा है तो उसका भेद, सर्वनाम है तो उसका भेद, विशेषण है तो उसका भेद, क्रिया है तो उसका भेद। फिर सेकंड उसका कि लिंग क्या है, उसका वचन क्या है और किस तरीके से, मतलब कि जैसे कि सिंगुलर है, प्लुरल है या फिर आप लोगों के मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, ये समझ लो ना। इंग्लिश में तुम समझते हो तो इंग्लिश में समझ लो, ठीक है, पर समझ लो उस बात को। और फिर लास्ट के अंदर है कि जैसे कि क्रिया के साथ में उसका क्या रिलेशन है, कि मतलब कि जो हमारी वर्ब है उसके साथ में उसका क्या रिलेशन है, ये आपको उसके अंदर याद रखना है। अब जैसे कि क्रिया विशेषण हो गया तो क्रिया विशेषण में भी आपको क्रिया विशेषण का भेद तथा उसकी विशेषता बताई जा रही है का उल्लेख आपको करना है, कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, कि इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। फिर इसके बाद में आते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में भेद और जिन शब्दों या पदों को मिला करके उल्लेख किया जा रहा है वो आपको बताना। अब इसके बाद में करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन, जिससे करके आपको पता लग जाएगा कि यार पद परिचय से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पद परिचय से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम कल दिल्ली जा रहे हैं। अब यहां पर ये दिल्ली है तो क्या है भैया, एक ऐसी एक जगह का नाम है,
दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है। तो जब जगह का नाम होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, मतलब कि स्थान के नाम को हम लोग कहते हैं यहां पर जातिवाचक संज्ञा। और ये कैसी है, दिल्ली कैसी है, एक वचन है और पुल्लिंग है, और उसी के साथ में ये क्या है, ये है एक कर्ता कारक है। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से। बस तुम तो ये निकाल लेना, पहला ही निकाल लेना, उससे तुम्हारा हो जाएगा। और उसके बाद में उसके लिंग और वचन निकालोगे तो पूरे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास में है वो है कि यह बालक बहुत मेधावी है। अब यहां पर यह, यहां पर इसमें मार्क करा गया है कि यह के बारे में आपको बताना है। तो देखिए यह क्या होगा, यह क्या है, यह एक सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण है जो कि क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और उसी के साथ में विशेष्य है जो कि है इसका बालक। ठीक है, यह क्या है, एक सर्वनामिक विशेषण है। मतलब कि यह जो लड़का दिख रहा है, मैं जानता हूं यह लड़का और लड़की जो है ये बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाला है इस बार। ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो यार, बस ये 2-4 क्वेश्चन और कर लो, फिर उसके बाद में तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारे हिंदी में फुल। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया अचानक वर्षा होने लगी, या शब्द देखो वो है अचानक या फिर एकदम से। अगर ऐसा होता है कि जल्दी से, अगर ऐसे शब्द होते हैं तो यहां पर याद रखना कि यहां पे एक स्पीड की बात करी जा रही कि अचानक से, एकदम से। तो ये क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है ये। और यहां पर होने लगी की क्रिया बता रहा है कि मतलब होने लगी जो है उसकी यहां पे क्रिया बता रहा है कि कैसे होने लगी, अचानक से होने लग गई। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया वाह भारत मैच जीत गया। बहुत अच्छी बात है कि भारत मैच जीत गया। तो यहां पर वाह क्या है, यहां पर एक्साइटमेंट दिखाई दे रही। जहां पर भी एक्साइटमेंट दिखाई जाती है वहां पर हम लोग क्या लेते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव होता है। ठीक है, जहां पर भी हमें ना ऐसी कोई भी दिखानी होती है, जैसे कि इंग्लिश के अंदर होता है वाओ, ये कांग्रेचुलेशंस, ये जो होते हैं ये वर्ड्स होते हैं किसमें आती हैं, विस्मयादि बोधक अवयव में। अब जैसे कि हम लोग इसके अंदर क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अवयव हो गया। अब इसमें कैसे फीलिंग आ रही, वाह मतलब खुशी वाली फीलिंग आ रही है, तो इसीलिए यहां पर प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। लेकिन अगर मान लो कि एकदम से उदासी वाला हो जाता, शिट, अगर ऐसा हो जाता, अरे बाप रे, अगर ऐसा हो जाता, तो इस केस के अंदर क्या हो जाता, यहां पे जो होता कि मतलब कि ये क्या है कि ये प्रसन्नता से होता है, लेकिन यहां पर आ जाता शोक सूचक यहां पर है। ठीक है, कि मतलब कि बेसिकली खुशी है तो खुशी को ही बताया गया है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में हमसे कहा गया है कि शाबाश तुमने अच्छा कार्य किया, शाबाश तुमने अच्छा कार्य किया, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया है। तो ये क्या होगा, यहां पर इसमें पूछा गया कि तुमने, क्या हो रहा है, तुमने। तो यहां पर कौन सा हमारे पास में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, कौन सा सर्वनाम होगा, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें पॉइंट कर रहा हूं। अगर हम किसी को पॉइंट करते हैं तो यहां पे हम लोग इसमें बोलते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और ये कैसा है, ये एक को पॉइंट कर रहा हूं मैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। और ये क्या है, ये है एक कर्ता कारक है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का ऑप्शन, इसमें एकदम से सही होने वाला है। मतलब ए ऑप्शन और का ऑप्शन एकदम से सही होगा इसका। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है अलंकार। अब देखिए अलंकार क्या होते हैं, अलंकार हमें हमारे टीचर ने बताया था कि जैसे कि जो औरतें होती हैं या फिर आप देखते हो कि आप भी है ना तैयार होते हो, आप अलग अलग आभूषण लगाते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी हाथों में कुछ पहनती हैं, कानों में कुछ पहनती हैं, तो क्या होते हैं, एक तरीके से उनके आभूषण होते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी भाषा है इसके अंदर भी अलंकार होते हैं, जिससे कि हमारी भाषा की जो सुंदरता है वो बढ़ती है। तो वही है, यहाँ पर इसके कुछ 6-7 पार्ट है जो कि आपको अच्छे से समझ लेने, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जैसे कि वर्णों के आवर्ती को अनुप्रास कहते हैं। तो यही इसका पूरा सारांश है कि जिसके अंदर बार बार वर्ण रिपीट होते हैं। वर्ण सिंपल से समझो भैया, तुम इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश के अंदर मतलब होता है जैसे कि ए अगर लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, उसी तरीके से अगर हिंदी के अंदर जैसे कि यहां पर है कि तरनी तनुज तथा तमल तरुवर बहुछाए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि तरनी का तय, तनुज का तय, तता का तय और तमल का तय, तरुवर का तय। तो यहां पर त त त त त बार बार रिपीट हो रहा है।
तो ये क्या होता है, यहां पर होता है हमारे पास में अनुप्रास अलंकार। फिर इसके बाद में अगला आता है वो आती है यमक अलंकार। यमक अलंकार को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जिस जगह पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, कि एक शब्द है लेकिन एक से बार अधिक बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो, या उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर दिया गया है कि काली घटा का घमंड घटा, तो यहां पर जो शब्द है वो है घटा, दो बार यूज में लिया गया है। तो एक ऐसी जगह है जहां पर कि दो शब्द को यूज में लिया जाए लेकिन उनका अलग अलग हो। तो यहां पर जो सबसे पहले ना काली घटा बोला गया है बादलों को। फिर सेकंड में कहा गया है कि का घमंड घटा। अब घटा मतलब वो दूसरे वाला नहीं, अब यहां पर घटा का मतलब दूसरा। घटा का मतलब क्या है कि जैसे कि लैस हो जाना, कि मतलब उसका घमंड टूट गया, तो ये होता है यहां पर काली घटा का घमंड घटा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अलंकार आता है वो आता है श्लेष अलंकार। अब देखो आप दोनों के अंदर कंफ्यूज हो गई, यमक के अंदर और श्लेष के अंदर, तो इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। ये है श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। श्लेष को बोला जाता है चिपका हुआ या फिर मिला हुआ। और यहां पर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जब एक ही शब्द के हमें विभिन्न अर्थ मिले तो उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया पीछे यमक में भी तो यही था कि वहां पर जो घटा था दो जगह पर थी लेकिन उसका वर्ड अलग अलग था। लेकिन यहां पर ध्यान से देखना, इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल है कि रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, और पानी गए उबरे मोती मानस चुन। अब देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब है विनम्रता से। रहीम कहते हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्र पानी होना चाहिए। सबसे पहले स्टेटमेंट में है कि रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सून। अब सेकंड में क्या होता है कि पानी का दूसरा अर्थ है तेज या चमक। रहीमन कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई भी मूल्य नहीं है। अब इस बार क्या बोल दिया, पानी को किसके साथ में कर दिया, तेज चमक के साथ में, जो कि मोती से कर दिया गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, इसका जो तीसरा अर्थ यहां पे कहा गया है कि पानी का तीसरा अर्थ है जल से, जिसका आटे और चून से जुड़ करके दर्शाया गया है। जैसे कि आटा और चून मिल जाता है ना, चून मतलब आटा। एंड रहीम यहां पर कहते हैं कि जिस तरह से आटे का असी तत्व पानी के बिना नम्र हो जाता है और मोती का मूल्य आभा के बिना हो जाता है, उसी तरीके से अब यहां पर ध्यान से देखो, सभी को अलग अलग कंपेयर करा गया, सभी का अलग अलग मतलब निकल रहा है। शब्द देखिए हैं लेकिन उसका अलग अलग मतलब निकल रहा है। लेकिन वहीं पर पीछे क्या हो रहा था कि शब्द दो बार हैं, उनका मतलब अलग अलग है। इनका मतलब अलग अलग है लेकिन ये एक बार ही है। एक जो हमारा है बोल सकते हैं क्या है, ये एक सेंटेंस के अंदर एक बार है। सेंटेंस नहीं होगा, आई थिंक कि एक पद के अंदर एक बार होगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। कि कैसा अलंकार जिसके अर्थ से यहां पर क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं अर्थालंकार। दूसरे शब्दों में जबकि किसी वाक्य छंद से अर्थ के आधार पर सजाया जाए तो उसे हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। अब इसके बाद में जो अगला अलंकार आता है वो आता है रूपक अलंकार। अब देखिए रूपक अलंकार के क्या कहा जाता है, रूपक अलंकार में हमसे कहते हैं कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, मतलब कि उपमेय और उपमान को बता दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो उपमेय है उसको कहा जाएगा कि वैसा ही उपमान है, और उसके आगे है कि उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए तो वहां पर हम लोग इसे कहते हैं रूपक अलंकार। दूसरे शब्दों में रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। जैसे कि सेंटेंस आप इसके अंदर देखो, इसका जो है यहां पे वो ये है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने जो पाया है राम रतन धन पाया, तो यहां पर क्या हो रहा है कि उपमेय और उपमान के अंदर आप अभिन्नता नहीं दर्शा रहे हो, उपमेय और उपमान एक जैसे हैं। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बताया गया है, राम रतन उपमेय पर है और धन उपमान का आरोप है। राम रतन क्या है यहां पर, यह है उपमेय और धन जो है वो है उपमान है, एवं दोनों में अभिन्नता है। और यहां आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्न दर्शाया जा रहा है। हम
हम जानते हैं कि अभिन्नता दर्शाई जाती ही है जहां रूपक अलंकार होता है। जहां पर अभिन्नता मतलब कि ऐसा अलग हो ही नहीं सकते, तो वहां पर हम लोग बोल देंगे रूपक अलंकार होगा। फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि जब समानता होने के कारण, जब समानता है उसी के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए। यहां पर कल्पना की जा रही है, लेकिन वहां पर क्या किया जाता था, एक जैसा ही मान लिया जा रहा था। या संभावना हो तो वहां पर हम लोग उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। अब इसकी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानू, मानहु, मानो, निश्चय, इव, जो आदि शब्द अगर आते हैं तो यहां पर होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास में ये है कि ले चला साथ में कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो आप देखो यहां पर ध्यान से इसका हम लोग इसका जब इसका मीनिंग समझेंगे, यहां पर दिया गया है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसे कि आप देख सकते हैं कि कनक का अर्थ है धतूरा। कवि कहता है, यहां पर देखो कि यहां पर ये मान रहा है कि ऐसा हो जाए, तो यहां पे उसी के अंदर होता है कि वह धतूरे को ऐसे लेकर के चल रहा है जैसे कि कोई भिक्षुक सोना लेकर के जा रहा हो। यहां पर बेसिकली कंपैरिजन होता है दो के बीच में कि ऐसा हो रहा होगा। और इसके बाद में आता है सिक्स्थ, जो कि हमारे पास में अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा करके किया जाए, कि आप बहुत बड़ा चढ़ा करके किसी की तारीफ कर रहे हो, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका सिंबल से आपको मतलब समझाऊं, जहां पर कि आपको लगे ना कि यार बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, कि कोई लंबी लंबी फेंक रहा है, भाई साहब मेरे पास में ऑडी, BMW, मर्सिडीज है, लेकिन आता वो साइकिल पे ही है। तो ऐसे अगर फेंकने वाली बातें हैं तो वहां पर क्या होता है, वो होता है अतिशयोक्ति। अब देखो इसका एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया गया है कि आगे नदियां खड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। यहां पर है कि आगे खड़ी है नदियां पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि राणा का सोचना खत्म नहीं हुआ, उससे पहले चेतक वहां पर पहुंच गया। तो कितनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है। तो ऐसे जो होते हैं वहां पे हम लोग बोलते हैं, ऐसी पंक्तियों में हम लोग बोलते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर इसके बाद में आता है मानवीयकरण अलंकार। तो मानवीयकरण अलंकार में हम लोग कहते हैं कि जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए, निर्जीव चीजों में सजीव होने को दर्शाया जाए, तब वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे कि सिंपल से हम लोग कई बार कह देते हैं ना कि तू गधे जैसा है। ये बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई एक इंसान जीवित है, उसको हम एक निर्जीव चीज से कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है मानवीयकरण अलंकार। देखो यहां पर ध्यान से इसका एग्जाम्पल देखो, यहां पर है कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो मतलब बेसिकली फूल हंसते हैं क्या, फूल नहीं हंसते। तो इसीलिए यहां पर क्या हो गया मानवीयकरण अलंकार। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो।